हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952. This topic is part of Unit 8 Labor Legislation of the subject Business Environment MCO4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1950. सो यहाँ पे लिखा ही हुआ है नाम में कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड. तो यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ एक प्रोविडेंट फंड, एक फंड सेटअप होगा. अगेन किसके बेनिफिट के लिए? हमारे एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए. तो इस एक्ट में वेरियस प्रोविजंस है जिसमें बोला गया है कि आपको जो है एक प्रोविडेंट फंड बनाना पड़ेगा. सारे हमारे वर्कर्स, जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज में वर्कर्स है, जितने भी हमारे एस्टेब्लिशमेंट में वर्कर्स है, उन सबके बेनिफिट के लिए. तो वो सारे इंडस्ट्रीज और सारे एस्टेब्लिशमेंट्स, ऐसे कौन से एस्टेब्लिशमेंट होंगे जो इस एक्ट के अंदर बताया गया है, तो वो सारे एस्टेब्लिशमेंट्स में जो है ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा. प्लस अगर हम एम्प्लॉयज की बात करें कि ये वर्कर्स के बेनिफिट के लिए, तो वो जो वर्कर होता है उसका महीने का तनख्वाह 5000 पर मंथ से ज्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए. इसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा. आपका बेसिक पे इंक्लूडेड होगा, आपका डीए जो होता है, डियरनेस अलाउंस, वो इंक्लूडेड होगा. इसके अलावा और किसी भी प्रकार का अलाउंस या कैश वैल्यू कुछ भी मिलता है, वो सारा जो है वो इंक्लूडेड होगा. मतलब कि कहने का मतलब है कि 5000 रुपये पर मंथ, उससे ज्यादा तनख्वाह आपकी जो है नहीं होनी चाहिए. अगर आपकी होगी तो आप पे ये एक्ट जो है वो लागू नहीं होगा. सो एज अ वर्कर अगर आपकी तनख्वाह 5000 रुपये से कम है पर मंथ, तो आप पे ये जो एक्ट है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, ये जो है आप पे लागू होगा. सो मैंने पहले ही जैसे बताया कि ऐसे सारे एस्टैब्लिशमेंट्स जो कि इस एक्ट के अंदर आते हैं, इस एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर, ओके, इस एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर जितने भी एस्टैब्लिशमेंट्स आते हैं वो सारे एस्टैब्लिशमेंट जो है यहाँ पे कवर्ड रहता है. इसके अलावा कुछ ऐसे एस्टैब्लिशमेंट है जहाँ पे ये एक्ट जो है वो लागू नहीं रहता है, और वो दिया गया है सेक्शन 16 में. तो सेक्शन 16 में, इस एक्ट के ही सेक्शन 16 में ये बता रखा है कि भाई कुछ ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स है, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे हम इस एक्ट को जो है अप्लाई नहीं कर सकते. और वो इंस्टीट्यूशंस जो है वो कौन कौन से हैं? पहला, ऐसे कॉर्पोरेट्स, ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एम्प्लॉइंग लेस देन 50% एंड वर्किंग विदाउट पावर. तो ऐसे एस्टैब्लिशमेंट, ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज जहां पे 50% नहीं है, 50%, 50 लोगों से कम एम्प्लॉयड लोग हो, एम्प्लॉयड लोग, नंबर ऑफ वर्कर जो है वो 50 से कम हो. एंड इट शुड वर्क विदाउट द यूज ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी, पावर के बिना जो है वहां पे सारा काम जो है होता हो, और 50 लोगों से कम वहां पे काम करते हो. ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ये जो एक्ट है वो बिल्कुल भी लागू नहीं होगा. Second one is establishments belonging to or under the control of central government or state government whose employees are entitled for the benefit of CPF or old pension scheme. So already अगर आप किसी और एक्ट के अंदर बेनिफिट लाभ उठा रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आप जो है किसी और ओल्ड एज पेंशन स्कीम का लाभ उठा रहे हो. अगर आप ऐसे हो तो आपको जो है आप अगेन यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो. तो ऐसे एस्टैब्लिशमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जिन वर्करों को, वहां के अगर वर्करों को जो है सीपीएफ या फिर ओल्ड एज पेंशन जैसा कुछ भी फैसिलिटी एक्स्ट्रा मिलता होगा, तो वो लोग जो है इस एक्ट में एलिजिबल नहीं है, वो इस एक्ट का जो है फायदा नहीं उठा सकते. यहाँ पे पीएफ जो है उनके नाम पे जो है बिल्कुल भी नहीं बनेगा. इसके अलावा एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट दैट इज न्यूली सेट अप अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 3 years, तो इनकी पे भी जो है वो लागू नहीं होगा. हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो एक्सटेंड कर सकता है एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट टू एनी एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग लेस देन 20%. तो अगेन ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके डिस्क्रिप्शन में आता है, उसके पावर में आता है. उसको हमने यहाँ पे इस एक्ट ने जो है, हमने नहीं, इस एक्ट ने पावर दे रखा है कि आप जो है ऐसा डिसीजन जो है ले सकते हो. सो इस एक्ट के अंदर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 मेन स्कीम्स बनाए हैं. वो 3 स्कीम्स कौन कौन से हैं एक बार हम देख लेते हैं. पहला जो इंपॉर्टेंट स्कीम है दैट इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952. The second important scheme is the Employee Pension Scheme 1995 and the third scheme is the Employees Deposit Linked Insurance Scheme
1976। तो इस एक्ट के अंदर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये 3 इम्पॉर्टेंट स्कीम्स बना रखे हैं और ये तीनों जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला वाला जो स्कीम है दैट इज़ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम 1950। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम जो है वो है क्या। तो ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेम किया है ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम, और इसके अंदर एक प्रोविडेंट फंड जो है, एक फंड यहाँ पे जो है फंड जो है बना रखा है किसने, अगेन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब इस सबको, ये पूरे एक्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए, फंड जो है इसको एडमिनिस्टर करने के लिए उन्होंने एक प्रॉपर जो है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बना के रखा है जो कि यहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे। इसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव कमिटी भी बना रखी है ताकि जो है डिफरेंट फंक्शंस, ये जो बोर्ड है, बोर्ड के डिफरेंट फंक्शंस जो है परफॉर्म करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव कमेटी भी बना रखा है। और ये जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है वो होगा इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इसका सीईओ, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इसका कौन रहेगा, द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। सो यहाँ पे सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रहेगा इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दिस बोर्ड। और इस एक्ट ने जो है इन सारे लोगों को, जितने भी ये लोग हैं इन्वॉल्व इन बोर्ड में, जितने भी लोग हैं, इन सबको वेरियस ड्यूटीज दे रखा है और उसके साथ साथ उसको परफॉर्म करने के लिए वेरियस पावर भी दे रखे हैं। तो अगर इस प्रोविडेंट फंड की अगर हम बात करें तो प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, ये प्रॉपरली यहाँ पे दिया गया है। अगर हम एम्प्लॉयर की बात करें तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इट इज रिक्वायर्ड टू बी 10% ऑफ द बेसिक वेजेस, डीए एंड अदर अलाउंसेस। तो जितना भी अदर अलाउंसेस है प्लस जो बेसिक वेजेस है उसका 10% जो है कौन कंट्रीब्यूट करेगा, हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। और अगर हम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उनको भी उतना अमाउंट तो कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, प्लस अगर वो कुछ एडिशनल अमाउंट जो है वो डालना चाहते हैं तो हमारा एम्प्लॉय जो है वो एडिशनल अमाउंट भी डाल सकता है। तो उससे उसी का फायदा होगा, एम्प्लॉय का ही फायदा होगा कुछ, क्योंकि उसको ज्यादा अमाउंट मिलेगा। तो अगर वो अपने मंथली इनकम से अगर उसको लगता है कि मैं कुछ अमाउंट बचा सकता हूं तो वो इसमें भी डाल सकता है, अपने पीएफ वाले फंड में भी वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है उसको डाल सकता है। तो यहाँ पे बात कर ली हमने एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए और जो एम्प्लॉय है उसका कंट्रीब्यूशन अमाउंट जो है वो कितना होना चाहिए। इसमें जो है विड्रॉल्स भी कर सकते हैं अगर एडवांस विड्रॉल वगैरह करना है, बट उन सब का जो है वो लिमिट रहेगा और लिमिट में भी उसमें जो है डिफरेंट कंडीशंस है। जैसे कि अगर आपको जो है इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया या फिर बच्चे का मैरिज वगैरह हो गया, तो उन सब के लिए जो है एडवांस और विड्रॉल्स वगैरह होते हैं, बट कुछ ये सारे कंडीशंस भी होते हैं, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। हावेवर अगर हम फाइनल विड्रॉल की बात करें, यानी कि जो पूरा एक्यूमुलेटेड अमाउंट है उसका रिफंड कब होगा, उसका रिफंड या तो सुपर एनुएशन में होगा, मतलब कि वही रिटायरमेंट में होगा, या वॉलेंट्री रिटायरमेंट अगर वो कर रहा है तब होगा, या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया उससे परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया तो उस केस में आपका फाइनल विड्रॉल होगा, या फिर अगर जो है हमारा एम्प्लॉय उसका डेथ हो जाता है तो उस केस में भी फाइनल विड्रॉल हो जाएगा इस अमाउंट का, ये जितना भी अमाउंट हमारा जो है ओवर द ईयर्स जो है जो इकट्ठा हुआ। हमने यहाँ पे बात कर ली जो पहला इंपॉर्टेंट, जो 3 स्कीम्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसमें से जो पहला इंपॉर्टेंट स्कीम है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम। अब हम बात करेंगे जो सेकेंड इंपॉर्टेंट स्कीम है जो इसने बनाया है वो है हमारा एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995। नेक्स्ट अगर हम बात करें एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के बारे में, ये जो स्कीम है अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है और उसका मेन 2 उद्देश्य है। पहला तो सुपर एनुएशन पेंशन देना, सुपर एनुएशन पेंशन यानी कि जो रिटायरमेंट पेंशन होता है वो देना। सेकेंड जो है वो इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है दैट इज टू प्रोवाइड विडो या विडोअर पेंशन, या फिर चिल्ड्रन पेंशन हो गया, या फिर ऑर्फन पेंशन हो गया। अगेन इसमें भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रहेगा और यहाँ पे जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है इट विल नॉट एक्सीड 8.33% ऑफ द बेसिक वेज एंड अलाउंस ऑफ द कंसर्न्ड एम्प्लॉइज डाइवर्टेड फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पे जो है उनका कैप कितना रहेगा, 8.33% का जो है कैप रहेगा किसका, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के लिए। ये जो पेंशन स्कीम है दिस केम इनटू इफेक्ट ऑन 11 नवंबर 16 नवंबर।
दिस केम इनटू इफेक्ट ऑन 16 नवंबर 1995। तो इससे पहले था हमारा फैमिली पेंशन स्कीम जो था 1971 का था, उसके बाद जो है ये वाला जो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम है ये आया, और इसको जो है एक तरीके से कंपलसरी कर दिया गया फॉर ऑल पर्सन्स हु वर मेंबर्स ऑफ द फैमिली पेंशन स्कीम। जो फैमिली पेंशन स्कीम में जो लोग आते थे उन सबको कंपलसरली इस स्कीम में डाल दिया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 16 नवंबर 1995। तो यहाँ पे जो है मिनिमम ऑफ 10 years ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस इज रिक्वायर्ड फॉर एंटाइटलमेंट टू पेंशन। तो आप जो है पेंशन के लिए एंटाइटल कब होगे, कब आपको पेंशन मिलेगा, उसके लिए भी एक मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कि आपको जो है मिनिमम 10 years का जो सर्विस है, 10 years का सर्विस नहीं, 10 years का कॉन्ट्रीब्यूशन, 10 years का इस फंड में आपका जो है कॉन्ट्रीब्यूशन भी रहना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हो पेंशन के लिए। नॉर्मल सुपर एनुएशन इज पेएबल टू द एम्प्लॉई ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 58 years। सो नॉर्मल जो रिटायरमेंट का हम लोगों का रहता है वो हम जो है यहाँ पे 58 years में ही दे देते हैं। इसके अलावा जो है 50 years में 58 में नॉर्मली देते हैं, 50 years में हम क्या कर देते हैं, डिस्काउंटेड रेट में जो है पेंशन को पे कर देते हैं। अगर वॉलेंट्री रिटायरमेंट रहता है तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट के केस में, वॉलेंट्री रिटायरमेंट मतलब कि वो पूरा अपना रिटायरमेंट तक काम नहीं करेंगे, पहले ही वो जो है जॉब को छोड़ देंगे। उस केस में क्या रहेगा कि आप ऐसा तो नहीं कि आपने बस 2 साल काम किया या 5 साल काम किया फिर आपको मन नहीं किया, आपने छोड़ के घर बैठे और पेंशन खा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी एक मिनिमम सर्विस रहता है और उसका मिनिमम सर्विस रहता है आपका कितना ईयर्स, उसका रहता है 20 years। अगेन जो अगर हम अमाउंट की बात करेंगे किस बंदे को कितना पेंशन मिलेगा, वो अगेन डिपेंड करेगा कि उस बंदे ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। अमाउंट जो है वो वेरी करेगा फ्रॉम मेंबर टू मेंबर डिपेंडिंग ऑन कितना एक तो उसने कंट्रीब्यूट किया, कितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया। कहने का मतलब है उसका जो सैलरी है, उसका पेंशनेबल सैलरी कितना है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो हर बंदे का जो है ये अमाउंट जो है वो वेरी करता रहेगा। यहाँ पे कुछ मिनिमम चीजें भी है, जैसे कि अगर हम विडो पेंशन की बात करें, विडो पेंशन में जो मिनिमम अमाउंट रहेगा वो हमारा रहेगा 450 रुपीज 450 पर मंथ, एंड द मैक्सिमम में बी अप टू द अमाउंट ऑफ अ नॉर्मल मेंबर्स पेंशन। तो मिनिमम जो है 450 जो है मिलना ही मिलना है। In addition, there is a provision for children's pension at 25% of widow pension for each child। तो यहाँ पे जो है बच्चों का अगर हम पेंशन की बात करें तो बच्चों का पेंशन जो होगा, जो विडो पेंशन मिलता है उसका 25% जो है बच्चों को मिलेगा। बट अगेन उसमें ऐसा नहीं है कि एकदम ही कम हो जाएगा, उसमें भी मिनिमम अमाउंट हमने चिल्ड्रन पेंशन का रखा है कितना, 115 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड। उसमें भी it will not be payable for more than 2 children at a time until they reach the age of 25 years। इसके अलावा हमारा ऑर्फन पेंशन के बारे में भी हमने बात किया था। ऑर्फन पेंशन जो है इट इज पेएबल एट 75% ऑफ द विडो पेंशन। तो जो भी विडो पेंशन रहेगा उसका जो है 75% जो है, इस पे भी अगेन मिनिमम अमाउंट उन लोगों ने सेट कर रखा है 170 रुपीज। तो ₹170 मिनिमम आपको पे करना है, प्लस इट विल बी एटलीस्ट 75% ऑफ द विडो पेंशन। जो डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं उनको भी, वो भी एलिजिबल है पेंशन के लिए। इसके अलावा जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनको भी लाइफ लॉन्ग जो है वो पेंशन मिलता रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है जो एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 में जो जितने भी ये जो बेनिफिट्स है, ये बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो हमने ये जो सेकेंड स्कीम है उसके बारे में भी हमने देख लिया। जो थर्ड स्कीम है वो हमारा आता है एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये जो एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम जो है ये हमको मिला इन द ईयर 1976। तो 1976 में जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेम किया है ये एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। और इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, एस्टैब्लिश किया एक इंश्योरेंस फंड को, एक डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड का भी इसका जो है सेटअप हुआ। ये स्कीम वो सारे एस्टैब्लिशमेंट और फैक्ट्रीज पे एप्लीकेबल है जो कि इस एक्ट के अंदर आते हैं, इन विच द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट अप्लाइज। ये हमारा 1 अगस्त 1976 से एप्लीकेबल हो गया था। और वो जो सारे मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ द प्रोविडेंट फंड, वो सारे लोग जो कि प्रोविडेंट फंड के अंदर कवर अप होते हैं, वो सारे इस स्कीम में भी जो है कवर अप होते हैं।
It may be noted that the factories or establishments which have an insurance scheme conferring more benefits than those provided under the deposit linked scheme may be granted exemption if majority of employees are in favor of such exemption. Again यहाँ पे सिंपल एक exemption की बात कही गई है कि ऐसे फैक्ट्रीज या एस्टैब्लिशमेंट जिनका कि ऑलरेडी इंश्योरेंस स्कीम्स हैं जो कि जिसमें कि ज़्यादा बेनिफिट है, तो हम उन लोगों को जो है इससे जो है एग्जेम्पशन जो है प्रोवाइड करा सकते हैं. अब इस स्कीम में क्या एम्प्लॉयज़ का कोई कंट्रीब्यूशन रहेगा? इस स्कीम में एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन जो है बिल्कुल भी नहीं रहेगा. सो एम्प्लॉयज़ जो है किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा टुवर्ड्स दिस इंश्योरेंस फंड. बट एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? यस, उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा एट द रेट ऑफ 1% ऑफ द टोटल एमोलमेंट. मतलब कि जितना भी उसका बेसिक वेज है, DA है, कुछ भी है, वो सारा बेसिक वेजेस का जो 1% होता है वो किसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? वो हमारे एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. बिसाइड्स द एम्प्लॉयर्स आर टू पे चार्जेस टू द फंड एट द रेट ऑफ 0.01% ऑफ द पे ऑफ द एम्प्लॉय मेंबर फॉर मीटिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ ₹2 पर मंथ. सो इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के लिए जो है अगेन जो है यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, चार्जेस उसको पे करना पड़ता है. मिनिमम ₹2 पे करना पड़ता है. वैसे रहेगा 0.01% ऑफ द पे ऑफ द एम्प्लॉय. सो ये कहानी था आपका एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 के बारे में. तो ये 3 हमने क्या पढ़े? 3 इम्पॉर्टेंट हमने स्कीम्स पढ़े जो कि अंडर आते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के. इसके अंदर ये जो 3 स्कीम्स है जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेम करे हैं इस एक्ट के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों. एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम एंड एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम. So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.